शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर कर, हमने अपने चैनल पे हाल ही में बहुत सारी नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसकी डिटेल वीडियो आपको एक ही लॉन्ग वीडियो में दिख जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो गाइस प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए जाएं और उन वीडियोस को जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांग गाई ने उस स्ट्रीम पे जा करके अपनी बॉडी में ढेर सारा यांग एनर्जी इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में 2 ड्रॉप्स ऑफ यांग लिक्विड जमा हो जाते हैं। इस लिक्विड के अंदर उसने जो मार्केट से यांग एट्रिब्यूट खरीदा था वो अंकुरित हो जाता है, जिसे तुरंत ही बोने के कारण 10 दिनों के बाद उसमें से 2 यांग फ्रूट्स निकलते हैं। और ये जो यांग फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें खाते ही यांग गाई का जो बॉडी टेम्परिंग का रिल्म होता है वो 9th ग्रेड पे चला जाता है। अब ये बॉडी टेम्परिंग रिल्म जो है वो एकदम लोवेस्ट लेवल पे होता है और इसके 10 ग्रेड पार करने के बाद ही वो अपर लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग के 10 रिल्म्स पार करने के बाद ही कि वो काई वन रिल्म में जा सकता है। और इसके लिए यहाँ पे यांग गाई को एक जीनियस ट्रेजर की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो इस ट्रेजर को खरीद पाए। लेकिन इसके पास इसका दूसरा तरीका भी होता है। वो उसी सेलर के पास वापस जाता है जहाँ से वो यांग एट्रिब्यूट वाले सीड को वापस से खरीद सकता है। लेकिन सेलर उसे बताता है कि ये माइनिंग एरिया में ही ये सीड पाए जाते हैं, लेकिन उस माइनिंग एरिया में ब्लडी बैटल गैंग वालों का कब्जा है और जिस लड़की के साथ तुम पिछली बार आए थे क्यों ना तुम वहाँ पे जाने के लिए उसी की मदद मांगो। अब यहाँ यांग गाई और मियार के बीच तो अनबन हो चुकी थी और उस दिन खाई में जो कुछ भी हुआ था इसके कारण यांग गाई ने मियार को साफ साफ मना कर दिया था उससे कोई भी तरह का रिलेशनशिप रखने से। लेकिन अब उसे तो सनफ्लावर सीड की जरूरत होती है, इसीलिए वो उसके दरवाजे पे जा करके सोचने लगा। बस यही सोच रहा होता है कि आगे जाए या ना जाए कि इतने में अंदर से आवाज आती है कि कौन है और वहाँ पे क्यों मंडरा रहे हो। उसकी आवाज सुन करके यांग गाई को लगता है कि ये मियार की ही आवाज है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब आगे यांग गाई यहाँ पे अपना परिचय देता है और उसके बाद हमें मेंशन के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पे मियार के साथ उसकी एक एल्डर सिस्टर भी है, जो कि बिल्कुल उसी की ही तरह दिख रही है, बिल्कुल उसकी जुड़वा बहन ही है। आगे उसकी बहन मियार से पूछती है कि क्या ये वही यांग गाई है जिसके बारे में तुम उस दिन बात कर रही थी, और ये एक ऐसा बंदा है जो कि कितनी भी खूबसूरत लड़की को घास नहीं डालता। अब आगे जैसे ही मियार यहाँ यांग गाई से मिलने के लिए बाहर जा रही होती है, उसकी सिस्टर उससे मना करती है, ये कहते हुए कि तुम्हें इस तरह के लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के लड़के हिपोक्रेट होते हैं। ये दिखावा तो ऐसा करते हैं कि इन्हें खूबसूरत लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी घुन्ने होते हैं। इस पे मियार अपनी सिस्टर से कहती है कि आप गलत समझ रही है, यांग गाई बिल्कुल भी वैसा बंदा नहीं है। तो उस पे उसकी सिस्टर कहती है कि जब ऐसी ही बात है तो क्यों न इस पे एक शर्त लगाई जाए। अब मियार इस शर्त को नहीं लगाना चाहती, लेकिन उसकी बहन के आगे उसकी एक नहीं चलती। वो अपनी पावर का यूज करके उसे शांत करवा देती है। इन दोनों बहनों ने किस बात पे शर्त लगाई होती है वो हमें अभी पता चलेगा। अब आगे उस मेंशन का दरवाजा खुलता है और काफी सेड्यूसिव आवाज में वो जो सिस्टर होती है वो यांग गाई को अंदर आने को इनवाइट करती है। पहले तो वो उससे काफी मीठी मीठी बातें करने लगती है, लेकिन यांग गाई अंदर आते ही उसे बस यही पूछता है कि उसे वो सनफ्लावर सीड्स कहाँ मिल सकते हैं। इस पे उसकी सिस्टर कहने लगती है कि अरे अभी अभी तो आए हो, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले बैठो तो मेरे से कुछ बातें तो करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कितनी स्पेशल टी बनाई है। आगे वो उसे चाय ऑफर करती है जिसकी खुशबू काफी अच्छी होती है। यहाँ यांग गाई उस टी की भी तारीफ करता है। फिर यहाँ पे ये लोग चाय के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिसपे उसकी सिस्टर पूछने लगती है यांग गाई से कि लगता है कि तुम्हें चाय के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। और फिर यहाँ पे वो अपना असली गेम शुरू करती है यांग गाई को सीड्यूस करने का। वो सबसे पहले अपने पैरों से उसे टच करने की कोशिश करती है। यांग गाई तो बिल्कुल घबरा जाता है और उससे अलग हट जाता है, लेकिन यहाँ तो यांग गाई के लिए ये सिर्फ शुरुआत ही थी। आगे जो उसकी सिस्टर होती है उसके तो बिल्कुल गले ही पड़ जाती है और वो उसे धक्का देते हुए दीवार के एकदम करीब कर देती है। आगे यांग गाई उसकी स्ट्रेंथ देख के समझ जाता है कि मैं इस लड़की से तो 10 दिनों से नहीं मिला हूँ, इसने इतनी जल्दी ही एक अलग से रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। आगे उसकी सिस्टर ये जो हरकतें कर रही होती है, जिसके कारण जो यांग गाई होता है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उससे यहाँ आग्रह करने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे उन सनफ्लावर सीड्स के लिए आया हूँ। इस पे उसकी बहन कहने लगती है कि अरे उन सीड्स को मैंने तो बेड के किनारे ही रखा था, वो जरूर यहीं होंगे। अब जिस तरह से वो मतवाली चाल चल रही होती है, यांग गाई तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब आगे वो बेड पे जाते ही जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन करके यांग गाई उसके बेडरूम में आ जाता है। यांग गाई को बेड के पास बुलाने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यहाँ पे एक कीड़ा है।
कहीं जब उस कीड़े को हटाने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पे उसके सिस्टर ने उसे ऐसा पकड़ा होता है वो सीधा यांग काई को लेते ही बिस्तर के ऊपर गिर जाती है। यांग काई तो उस कीड़े को मसल देता है और उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन उसकी सिस्टर यहाँ फिर से नाटक करना शुरू कर देती है कि मुझे इन कीड़ों से ना बहुत डर लगता है, हो सकता है इस बेड पे और भी कीड़े हों। लेकिन यांग काई उसे जबरदस्ती अपने से अलग करता है तो फिर वो अपना अगला चाल चलती है। उसने यहाँ पे गिरने का बहाना क्या होता है और यांग कैसे कहती है कि लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, तो क्या तुम यहाँ पे देखोगे कि मुझे कहाँ पे मोच आई है और देखो कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो गई है। यांग काई उसकी हरकतों को समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है। वो अपने पास से एक मरहम निकालता है और उससे कहता है कि इसे 2 बार लगाना, इससे स्वेलिंग तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ये हमारे सेक्ट का एक खास ऑइंटमेंट है। आगे उसकी सिस्टर सोचने लगती है कि आखिर ये कैसा बंदा है, इतना इसे मैं हक कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, लेकिन ये टच से मस नहीं होता। लेकिन मैंने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, आज इसकी असलियत तो मैं सामने ला कर ही रहूंगी। आगे वो सीधा यांग काई को बेड पे आने को कहती है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन यांग काई का यहाँ पारा अब चढ़ चुका था। वो तुरंत ही उसे परे करता है और उसे कहने लगता है कि अगर इसी तरह से तुम मुझे टेस्ट करती रही तो मैं यहाँ जिस सीट को लेने आया हूँ ना इसे लिए बगैर ही चला जाऊंगा, क्योंकि इस कीमत पे मुझे तो वो सीट नहीं चाहिए। इस पे उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है कि आखिर इस बंदे को मेरी असलियत कैसे पता चला। आगे यहाँ यांग काई उसे साफ साफ कह देता है कि जिस मियार को मैं जानता हूँ वो तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। इस पे उसकी सिस्टर यहाँ उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें ये आभास कब हुआ कि मैं मियार नहीं बल्कि कोई और हूँ। इस पे यांग काई उसे बताना शुरू करता है कि पहले तो मुझे सिर्फ इस पे शक हो रहा था, लेकिन मैंने ये कंफर्म कर लिया कि तुम मियार नहीं बल्कि कोई और हो। इसके मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 दलीलें दे सकता हूँ। इस पे उसकी सिस्टर कहने लगती है कि आखिर किस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि मैं मियार नहीं बल्कि कोई और हूँ। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि पहला पॉइंट ये है कि जिस टी कप में यहाँ पे तुम मुझे चाय सर्व कर रही थी वो चाय भले ही फ्रेग्रेंस थी, लेकिन उसे पीने वाले की जो महक थी वो अभी भी यहाँ पे आसपास ही है, और इस चाय के कप में अभी भी लिपस्टिक के निशान हैं, मतलब कि मियार यहाँ पे थोड़ी देर पहले थी, क्योंकि मैं उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता हूँ, ये इस चाय की महक में नहीं हटी। जिस पे उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि उस कप में लिप प्रिंट के होने से ये साबित नहीं होता कि मैं मियार नहीं हूँ। अब इधर दूसरी तरफ इन सारी बातों को जो असली मियार होती है वो सुन रही होती है। इसके उसकी सिस्टर ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के जरिए उसे एक जगह पे रोक रखा था। अब आगे यांग काई दूसरा पॉइंट बताता है कि मियार का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा इमेच्योर है और वो थोड़ी चुलबुली सी और औनी पौनी हरकतें करने वाली लड़की है, लेकिन तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, लेकिन तुम्हारा ये जो स्वभाव है वो उससे काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा चार्म काफी नेचुरल और तुम काफी सुलझी हुई लगती हो। अब यांग काई ने यहाँ पे मियार को इमेच्योर कहा होता है, इसीलिए वो अंदर ही अंदर उसे कोस रही होती है कि मैं जो बाहर निकालने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इमेच्योर कौन है। इस पे उसकी सिस्टर यहाँ यांग काई से कहती है कि इस तरह की तारीफ मुझे पसंद है और बताओ। अब आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे यांग काई ये रखता है कि तुम दोगे की जो बॉडी की फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा अलग है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा स्वीट है, लेकिन तुम्हारी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड है। तुम दोनों की आवाज में भी थोड़ी डिफरेंस है जिसे मैं आते ही समझ गया था। अब आगे वो जैसे ही चौथा पॉइंट बताना शुरू करता है उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ चौथा पॉइंट भी है, अरे वाह, तो वो पॉइंट भी मुझे बता दो। जिस पे यहाँ यांग काई उसे कहता है कि चौथा क्या 5वां भी है, लेकिन मैं उसे तुम्हें नहीं बता सकता। आगे वो चौथे पॉइंट के बारे में बताता है कि तुमने ये जो पैर पे मोच उड़ाने का बहाना किया है वो एक्चुअल में असली नहीं बल्कि किसी कलर से लगाया गया है, क्योंकि मैं मियार को जितना जानता हूँ वो इतनी ज्यादा वीक लड़की नहीं है, और वैसे भी वो वॉरियर लेवल की है, इतनी आसानी से उसकी बॉडी पे इस तरह से मोच नहीं आ सकती। आगे उसकी सिस्टर यहाँ यांग काई से पूछने लगती है कि तुम किस 5वें पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे वो भी जानना है। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि वो पॉइंट उतना जरूरी नहीं है, चलो इसके बारे में ना ही बात करें तो बेटर है। जिस पे यहाँ उसकी सिस्टर यांग काई से कहने लगती है कि मुझे एक्सप्लेन करो कि वो 5वां पॉइंट क्या है। इधर दूसरी तरफ मियार सोचने लगती है कि कहीं यांग काई का वो 5वां पॉइंट वो खाई वाली बात तो नहीं है जहाँ गलती से ही हम दोनों की वजह से 2 बंदे मारे गए थे। अब आगे यहाँ यांग काई उसके सिस्टर के पास करीब पहुंचता है और उसे बोलता है कि मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि तुम्हारे ये जो बट है लेफ्ट वाला राइट वाले से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से सिमेट्रिकल नहीं लगते हैं। अब ये सुन करके कि उसकी ये जो बट है वो अनइवन है, वो गुस्से से चिढ़ जाती है और तुरंत ही यहाँ यांग काई पे अटैक करती है। अब किसी भी लड़की के लिए ऐसा सुनना तो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसीलिए वो यांग काई पे चीखने चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसा कहने की।
जिसपे यांग है उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ने मुझे कहा था ऐसा कहने को तो मैंने बता दिया। लेकिन ये डिफरेंस तभी नजर आता है जब कोई इन्हें गौर से देखे। ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता है कि ये दोनों बट जो हैं एक दूसरे से अनइवन है। जिसपे यहाँ उसकी सिस्टर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े के बारे में ऐसी बातें करने की। आगे वो सोचने लगती है कि ये बंदा तो कैरेक्टर निकला, इसे सबक सिखाना ही होगा। इसीलिए वो यांग ऐसे कहती है कि आज तुमने मुझे ये कह के तो बुरी तरह से ऑफेंस कर दिया है, इसीलिए तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। आगे वो अपने डैगर को निकालती है और उसके सामने 2 चॉइसेस को रखती है। अब यहाँ पे यांग गाई के सामने पहली चॉइस रखते हुए उसकी सिस्टर उससे कहती है कि जिन हाथों से तुमने मुझे छुआ और जिन नजरों से तुमने मुझे घूर घूर के देखा है ना, उन दोनों ही ऑर्गन्स को तुम कट कर दो। जिसपे यांग गाई उससे पूछता है कि और दूसरी चॉइस क्या है, तो उसकी सिस्टर उसे कहती है कि अभी कभी वो लिंग शॉ पैविलियन से रिजाइन कर दो और हमारे ब्लडी बैटल गैंग को ज्वाइन कर लो। जिसपे यांग गाई उसे कहता है कि ये दोनों ही चॉइसेस मुझे नामंजूर है, कोई तीसरी चॉइस है तो बताओ। आगे उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तीसरी चॉइस और कुछ भी नहीं है, इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें यहाँ आसानी से मौत दे दूं। जिसपे यांग गाई भी दूसरी तरफ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहती तो कब का मार दी होती, मुझसे इस तरह यहाँ पे बातें करने को नहीं बैठती। अब इस बात ने उसकी सिस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है। वो उठाती है अपने उस डैगर को और यहाँ यांग गाई के गर्दन पे रख देती है। लेकिन ये कहते हुए फिर वो अपने खंजर को हटा लेती है कि मैं अपनी बहन के सामने तो तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ पे आती है और अपनी सिस्टर से कहती है कि आप एंग्री मत होइए, मैंने कहा था ना कि यांग गाई एक अच्छा इंसान है और मैं अपनी शर्त यहाँ पे जीत गई हूँ कि यहाँ पे यांग गाई के सामने चाहे कोई भी ब्यूटी आ जाए वो उससे सीड्यूस नहीं होगा और एक ट्रू जेंटलमैन की तरह बिहेव करेगा। आगे यांग गाई के वो यहाँ पे आने का कारण पूछती है, जिसपे यांग गाई उसे बताता है कि उसे सन फ्लेम सीड्स चाहिए जो कि माइनिंग एरिया के पास ही पाए जाते हैं जहाँ पे उनके ब्लडी बैटल गैंग का कब्जा है। अब यहाँ पे मियार अपनी सिस्टर से माइनिंग एरिया में जाने का परमिशन मांगती है, जिससे उसे परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन वो इन दोनों को कहती है कि उस माइनिंग एरिया में कुछ गड़बड़ मत मचाना, वहाँ पे सावधान रहना। अब आगे मियार यहाँ चहकते फुदकते यांग गाई को लेकर के माइनिंग एरिया की तरफ निकल पड़ती है उसे सनफ्लावर सीड को लाने। दूसरी तरफ उसकी जो सिस्टर होती है वो अभी भी यही सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ये जो दोनों बट हैं ये तो एक जैसे ही लगते हैं, ये बंदा कैसे कर सकता है कि ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक बड़ा है और एक छोटा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, वो तो बिल्कुल छिछोरा ही है। अब आगे वो यांग गाई को इसी तरह से कोसी रही होती है कि यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब उतना तो इस एपिसोड में कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन हमें इसके आगे के एपिसोड्स में काफी दिलचस्प सीन्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर ना जाए। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।